हेलो दोस्तों, मैं एसपी राजपूत एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी इंस्टीट्यूट पर। और इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि हमारे वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है और वर्ण और ध्वनि क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को हमने पहली और दूसरी वीडियो में कम्प्लीटली बड़े ही डिटेल से हम लोगों ने जान लिया है और आज उसी से आगे हम लोग व्यंजन की बात करने वाले हैं। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था, स्वरों का वर्गीकरण किया था और आज हम क्या करेंगे, व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजन के प्रकार को जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी संख्याएं क्या है, किस तरह से हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। दोस्तों, पेन और पेपर लेकर आप बैठ जाइए ताकि आप अपने नोट्स तैयार कर सकें। तो मैंने आपको जब मैं आपको वर्णों के बारे में बता रहा था तब मैंने आपको व्यंजन की परिभाषा भी बताई थी कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि कोई हमारी हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होंगे जिनका उच्चारण किससे होगा, जिनका उच्चारण हमारे स्वरों की सहायता से होगा। यानी कि यदि हम व्यंजन क को ले लें, तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारे इस क में कोई स्वर छिपा हुआ है, हमारे इस क में कोई स्वर छिपा हुआ है। जैसे कि आप यदि उच्चारण करेंगे किसका, क का, तो मैं उच्चारण करता हूँ किसका, क का। तो जब आप इसका उच्चारण करेंगे तब आप देखेंगे कि इस क ध्वनि के अंत में किसका, ए का साउंड आता है, यानी कि आ का साउंड आता है। आ की ध्वनि उच्चारित होती है जब मैं इस क का उच्चारण करता हूँ। तो जो हमारा क होता है, ये हमारा क कैसे मिलकर बनता है, ये हमारा क्या है, क है। इसमें अभी क्या है, स्वर छिपा हुआ है। इस क में हमारा क्या है, स्वर छिपा हुआ है। लेकिन यदि मैं इस क के नीचे इस हल चिन्ह को लगा दूं, इस क के नीचे मैं हल चिन्ह को लगा दूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। यानी कि इसमें से हमने क्या कर दिया, स्वर को बाहर निकाल दिया। और जब हम इस क के नीचे हलंत लगा देंगे तो जो हमारा इसके अंदर स्वर छिपा था वो हमारा बाहर निकल के आ जाएगा क्या, ए। तो जब आप इस स्वर रहित जो हमारा व्यंजन था, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा साउंड आता है किसका, क, यानी कि क का, और अंत में किसका साउंड आता है, ए का। लेकिन यदि जब मैं इस शुद्ध व्यंजन का, यानी कि जो हमारा आधा क है, यदि मैं इसका उच्चारण करके देखता हूँ, यदि मैं इसका भी उच्चारण करूँ क्या, क, तब भी हमारा क्या है, क और ए का साउंड आता है। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि जो व्यंजन है वो स्वरों के बिना लिखे तो जा सकते हैं, लेकिन उनका उच्चारण स्वरों के बिना संभव नहीं है। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि यदि मैंने इस क से स्वर को बाहर निकाल दिया, इस क को स्वर से बाहर निकाल दिया, तब आप इसका उच्चारण करके देखेंगे क्या कि क आप उच्चारण करके देखें और उस क के बाद जो ए का साउंड आता है बाद में, उस ध्वनि को नहीं आना चाहिए। और आप इसका उच्चारण देखें तो हम देखते हैं क्या, क, यानी कि हमारा जो क का उच्चारण है वो ए के बिना संभव ही नहीं है, हम उच्चारण कर ही नहीं सकते। तो हम व्यंजनों को स्वरों के बिना लिख तो सकते हैं पर हम इनका उच्चारण स्वरों के बिना नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी हमारी किसकी, व्यंजन की। और व्यंजन की मैंने परिभाषा आपको बताई थी क्या कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए क्या है, स्वरों की सहायता होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। आप इसकी परिभाषा दोबारा से भी लिख सकते हैं जिन लोगों ने इसकी परिभाषा नहीं लिखी है, कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आप उस परिभाषा के नीचे एक पॉइंट करके आप लिखेंगे, कुछ 2-3 पॉइंट हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल इस प्रकार से हल लिखकर, और आप ब्रैकेट में इस हल चिन्ह को इस प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है जिसे आधा व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है जिसे क्या कहते हैं, आधा व्यंजन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्या, मैंने ये यहाँ पर क्या लिखा है, का। यदि मैं इसमें हल ना लगाऊं तो इसमें हमारा क्या होगा, ये हमारा स्वर सहित होगा, यानी कि इसके अंदर स्वर छिपा होगा। यदि मैं इसके नीचे इस हल चिन्ह का प्रयोग कर दूं, तब हमारा क्या होगा, इसमें से स्वर बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधा व्यंजन। तो जब हम इसमें हल चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं तब ये हमारा क्या कहलाता है, आधा व्यंजन कहलाता है। इसके बाद आप दूसरा पॉइंट नोट करेंगे क्या कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। जिसमें
25 स्पर्श व्यंजन, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से हमारे टोटल कितने हो जाते हैं, 39 हो जाते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 33, यानी कि इसमें संयुक्त व्यंजन को और उत्क्षिप्त व्यंजन को हटा दिया जाता है, बाकी हमारे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 33। मैंने आपको इनकी संख्याओं के बारे में जो पहली वीडियो थी मैंने उसमें आपको बिल्कुल पूरा डिटेल से बताया था कि इनकी संख्या से एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी जाके दोबारा देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल से बताई गई है कि इनकी संख्याएँ किस आधार पर कैसी मानी गई हैं और एग्जामिनर इनको किस तरीके से पूछ सकता है। तो ये थे हमारे क्या व्यंजन के बारे में कुछ पॉइंट। आप उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे क्या, आप हलंत हेडिंग डाल के, हलंत एक होता है हमारा हलंत, दूसरा हमारा होता है क्या अजंत। आप ये दोनों हेडिंग डाल के लिखेंगे क्या, हलंत में आप क्या लिखेंगे, हलंत में आपको लिखना है हल, इसके आगे आप क्या लिखेंगे हल, और ब्रैकेट में आप हल चिन्ह इस प्रकार से लगा देंगे। हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं, हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं। जैसे मैं लिखूँ किसको, इसके को, तो ये हमारा क्या है, हल लगा हुआ व्यंजन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हलंत, इसे हम क्या कहेंगे, हलंत। और आप अजंत में लिखेंगे क्या, स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को, स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को अजंत कहते हैं, स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को अजंत कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ क्या, कै, यानी कि इस कै में क्या है, स्वर से अंत हुआ है, ये हमारा जो कै होता है इसके अंत में क्या ए आता है, यानी कि जब हम इस कै का वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमारा क्या आता है, कै में हलंत लग जाता है और हमारा ए बाहर निकल आता है। यानी कि इस कै का क्या है, हमारा ए क्या है, हमारा अंतिम जो हमारा स्वर है वो क्या है, अंतिम वर्ण है। यानी कि स्वर क्या है, यानी कि जिन वर्णों के अंत में क्या स्वर आता है उनको क्या कहते हैं, हम अजंत कहते हैं। तो ये चीज़ थी हमारे इसके बारे में। अब हम चर्चा कर लेते हैं इनके प्रकार के बारे में कि हमारे व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार आप डालेंगे क्या, स्पर्श व्यंजन। पहले प्रकार के हमारे व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं कौन से, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या इन्हीं को बोल दिया जाता है क्या, वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको, वर्गीय व्यंजन। इसमें आप लिखेंगे, सबसे पहले आप स्पर्श व्यंजन में लिखेंगे क्या, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि कुछ हमारे व्यंजन इस प्रकार से होंगे कि जब हम उनका उच्चारण करेंगे तो जो उच्चारण करने में जो हमारी हवा निकलती है मुंह से, वो मुंह के किसी न किसी भाग को छूकर निकलेगी। तो ऐसे जो व्यंजन होंगे उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया, ये चीज़ भी आप जानेंगे कि इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी संख्या के बारे में। तो इनकी जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25। और इसमें हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो सबसे पहला हमारा आता है क्या, का वर्ग। का वर्ग में हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं, का, ख, ग, घ, ड़। इसके नीचे हम क्या करेंगे, हल चिन्ह लगा देंगे, तभी ये हमारा क्या होगा, शुद्ध व्यंजन होगा। इसके बाद हमारा क्या आता है, चा वर्ग। क्या आएगा हमारा, चा वर्ग। और चा वर्ग में हमारा चा, छ, जा, झ और इया। इसके बाद हमारा क्या आता है, टा वर्ग। टा वर्ग, टा वर्ग में हमारे आते हैं कौन से, टा, ठा, डा, ढा और ड़। उसके बाद हमारा क्या आता है, ता वर्ग। ता वर्ग में हमारे ता, था, दा, धा और ना। उसके बाद हमारा क्या आता है, पा वर्ग। पा वर्ग, और इसमें हमारे पा, फा, बा, भा और माँ। ये हमारे क्या होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25।
ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। और जो हमारा का है, ये अपने वर्ग का पहला वर्ण है। जो हमारा का है वो अपने वर्ग का पहला वर्ण है। जो खा है वो भी अपने वर्ग का क्या है, दूसरा वर्ण है। इसी प्रकार गा अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसी प्रकार घा अपने वर्ग का चौथा वर्ण है। इसी प्रकार ण अपने वर्ग का पांचवा वर्ण है। इसी प्रकार मैं बात करूं किसकी, चा की, तो ए भी अपने वर्ग का पहला है, छा दूसरा है, जा तीसरा है, झा। इसी प्रकार से क्या है, यानी कि अपने अपने नंबर की, अपने अपने वर्ग की कोई नंबर वाले ये क्या है, व्यंजन हैं। तो हम देखेंगे क्या कि यदि हम बात करें किसकी, जो हमारे प्रथम वर्ण हैं, तो प्रथम वर्ण में हमारे कौन से आएंगे, का, छ, टा, ता, पा। और हमारे दूसरे जो वर्ण होंगे, यानी कि जो हमारे द्वितीय वर्ण होंगे, इसमें हमारे कौन से आएंगे, खा, छा, टा, था, फा। और हमारे तीसरे वर्ण कौन से होंगे, घा, जा, डे, दे और बे। उसके बाद हमारे जो चौथे वर्ण होंगे वो क्या होंगे, हमारे घ, झ, ढ, धे और भय। और इसमें हमारे क्या आएंगे, ड़े, या, ड़े, ने और मैं। इस प्रकार क्या हो जाते हैं हमारे प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और हमारे क्या होते हैं, पंचम वर्ण। इस प्रकार यदि मैं बात करूं किसकी, कि का वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हमारे कौन से आ जाएंगे, क, ख, ग, घ, घ, क, ख, ग, घ, ड़े। और चा वर्ग में हमारे कौन से आएंगे, चा, छा, जा, झा, इया। और टा वर्ग में हमारे कौन से आएंगे, टा, ठा, डा, ढा, णे। और ता वर्ग में हमारे कौन से आएंगे, ता, था, दा, धा, ने। और पा वर्ग में हमारे कौन से आएंगे, पा, फा, बा, भा और मा। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, इन व्यंजनों का एक वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। इसलिए इनको क्या कहा गया है, वर्गीय व्यंजन कहा गया है। इसके बाद जो दूसरे हमारे व्यंजन हैं वो आते हैं कौन से, अंतस्थ व्यंजन। पहले हमारे क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन, और दूसरे हमारे क्या आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आप लिखेंगे क्या, अंतस्थ व्यंजन में आपको लिखना है जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच में होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच में होता है या मध्य में होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, या, रा, ला और वा। ये हमारे क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और यदि मैं बात करूं किसकी, इस या और वा की, किसकी बात करूं, इस या और वा की, तो इनको क्या कहा गया है, अर्धस्वर व्यंजन। क्या कहा गया है इन्हें, अर्धस्वर व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की जो परिभाषा है, इस परिभाषा को क्या है, अभी तक किसी ने इसका पूर्ण रूप से सॉल्यूशन नहीं दिया है कि जो अंतस्थ व्यंजन है ये स्वर और व्यंजन के मध्य किस प्रकार से बोले जाते हैं। तो इसका क्या है, अभी पूर्ण रूप से क्या है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। लेकिन जो हमारा या और वा है, इसमें क्या है, एक कंडीशन ऐसी बनती है कि जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, इनको अर्धस्वर व्यंजन के रूप में क्या है, देखा जा सकता है, या इनको हम अर्धस्वर व्यंजन कह सकते हैं। वो किस प्रकार से हम इन्हें कह सकते हैं अर्धस्वर व्यंजन, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी कि जो हमारा या और वा होता है, इनका प्रयोग हम कभी कभी स्वरों के स्थान पर भी कर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ क्या, कौआ, तो यदि मैं कौआ को इस प्रकार भी लिखता हूँ तो भी हमारा सही माना जाता है। यानी कि जब हम कभी कभी कौआ में इस दीर्घ वाले ए का प्रयोग कर लेते हैं और कभी कभी हम इस दीर्घ ए के स्थान पर हम क्या, वा का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो इस चीज़ जो हमारा वा है, इसके बारे में तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसको अर्धस्वर की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसी प्रकार जो या है, या में आप लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं क्या, महिलाएँ, तो महिलाएँ हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं और महिलाएँ हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इस एक ही जगह पर या का प्रयोग किया। तो इन दो व्यंजनों के बारे में हम कह सकते हैं कि इनका प्रयोग हम कभी कभी स्वरों के स्थान पर कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या, अर्ध स्वर व्यंजन भी कहा जा सकता है। तो आप इन दोनों के बारे में दो चीज़ नोट करेंगे क्या, कि या और वा को अर्ध स्वर व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि यदि वो आपसे पूछ लेगा क्या, एग्जामिनर आपसे पूछता है क्या कि निम्न में से, आपसे क्वेश्चन देगा क्या कि निम्न में अर्धस्वर, निम्न में अर्धस्वर व्यंजन है, निम्न में अर्धस्वर व्यंजन
अर्धस्वर व्यंजन है। और ऑप्शन वो आपको दो प्रकार से दे सकता है। यदि वो पहला जो तरीके का ऑप्शन है उसमें वो आपके इस प्रकार से भी दे सकता है कि ए ऑप्शन में आपको दे देगा क्या, स्पर्श व्यंजन, और बी ऑप्शन में आपको दे देगा क्या, संयुक्त व्यंजन, और सी ऑप्शन में आपको देगा क्या, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, और डी ऑप्शन में आपको दे सकता है क्या, ऊष्म व्यंजन। दूसरे प्रकार से यदि वो ऑप्शन आपको देना चाहे वो दे सकता है क्या, या और रा दे सकता है, वा और ला दे सकता है, और क्या दे सकता है वो, या और वा दे सकता है, और या और ला दे सकता है। तो आपको पता है कि जो हमारा वो यदि इस प्रकार से क्या है ऑप्शन को वहाँ पर सेट करता है तो वहाँ पर हम देखेंगे क्या कि जो हमारे अर्धस्वर व्यंजन हैं वो हमने इनमें से किस व्यंजन के अंतर्गत पढ़े हैं। तो हमें पता है कि हमने यहाँ पर क्या अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत पढ़े हैं, तो हम वहाँ पर किसको टिक करेंगे, अंतस्थ व्यंजन को। लेकिन यदि वो इससे भी ज़्यादा गहराई में जाके यदि आपसे पूछता है कि अर्धस्वर व्यंजन कौन से हैं, तो आपको या और वा को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा, या और वा को। तो इस दो तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि आपको यहाँ पर वो अंतस्थ व्यंजन भी देता है तो आपको अंतस्थ व्यंजन को ही क्या सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो हमारे अर्धस्वर व्यंजन होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। और उसके बाद हमारा जो दूसरा वर्ण है इसी के अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत हमारा रे, तो रे को लुंठित व्यंजन, जो हमारा रे है, आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, इसको क्या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। किसको, हमारे रे को लुंठित, या साथ ही साथ इसको कहते हैं क्या, प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, क्योंकि जब हम इस रे का उच्चारण करते हैं, रे, जब हम इस रे का उच्चारण करते हैं तब हमारी जो जीभ होती है, जो हमारी जीभ होती है वो क्या है, ऊपर की ओर लुढ़क जाती है। रे आप उच्चारण करके देख सकते हैं, रे हमारी जो जीभ होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर की तरह लुढ़क जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन। और प्रकंपित व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रे का उच्चारण करने पर हमारी जीभ में कंपन होता है। क्या होता है, कंपन होता है। यदि आप इसके बारे में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, कि जब किसी वर्ण के उच्चारण में जीभ अंदर की ओर लुढ़कती है, जब किसी वर्ण के उच्चारण में जीभ अंदर की ओर लुढ़कती है तथा कंपन करती है, उसे क्या लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं, या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। देखिए हम लोगों ने बचपन में क्या है, जब हम लोग खेलते थे तब हम लोगों ने क्या गाड़ी चलाई होगी, तो हमने इस रे से ही स्टार्ट हम क्यों करते थे कि रर, क्योंकि रे जो वर्ण ऐसा है कि जिसका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ में कंपन होता है। हमने क्यों नहीं किया खे, तो इस तरीके से हमने नहीं किया। किससे किया हमने, रर। तो जो हमारा रे वर्ण होता है इसका उच्चारण करने पर क्या होता है, जीभ में कंपन उत्पन्न होता है। इसलिए इसको प्रकंपित व्यंजन या इसको लुंठित व्यंजन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो ऊपर की ओर लुढ़क जाती है। अब बचता है हमारा क्या, ले। तो ले को हम कहते हैं क्या, पार्श्विक व्यंजन। आप इसी के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन इसे क्यों कहा गया है, आप इसमें लिख सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हवा जीभ के दोनों ओर, और कोष्टक में आप लिखेंगे क्या, अगल बगल। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हवा जीभ के दोनों ओर, कोष्टक में अगल बगल, दोनों ओर से निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। यानी कि ये हमारी जीभ है, तो जब हम इस ले का उच्चारण करते हैं, ले, आप देखेंगे जब हम ले का उच्चारण करते हैं ले, तो हमारी जीभ क्या है, ऊपर जाके टच हो जाती है, और जो हवा होती है वो बीच भी मतलब यानी कि इस तरफ से और इस तरफ से निकल जाती है, ले। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हवा जीभ के दोनों ओर से निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। तो ये थे हमारे क्या, अंतस्थ व्यंजन। इसके अंतर्गत वो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके बाद जो हमारे व्यंजन आते हैं वो कौन से आते हैं, नंबर तीसरे में हमारे व्यंजन कौन से आएंगे, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म
संघर्षी व्यंजन। कौन से आते हैं हमारे? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्या आते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले, मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा और ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या? गर्मी। तथा ऊष्मा पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यानी कि इस प्रकार की व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, हमारे मुख के स्थान से जो हवा होती है वो क्या है? रगड़ खाकर निकलती है और क्या होती है? ऊष्मा पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। और इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो हमारा श, से और है। क्या आते हैं? हमारे तीनों से आते हैं और हमारा है आता है इसके अंतर्गत, ऊष्म संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत। अब अगले हैं वो हमारे कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आप लिख सकते हैं कि जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और पूर्ण विराम का चिन्ह लगा के आप लिखेंगे क्या? कि इनमें कम से कम दो व्यंजन होते हैं, इनमें कम से कम दो व्यंजन होते हैं और एक स्वर होता है। इनमें कम से कम दो व्यंजन होते हैं और एक स्वर होता है। किस प्रकार से दो व्यंजन और एक स्वर होता है, इस चीज़ को आज आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो इसमें हमारे आते हैं कौन से? छतरी वाला छ, त्रय, ज्ञ और श्रेय। और हमारा क्या आता है? श्रेय। तो ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। यानी कि ये जो व्यंजन होंगे ये दो व्यंजनों से तथा इनमें क्या होगा? एक स्वर होगा। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, किसकी? संयुक्त व्यंजन का जो निर्माण है किस प्रकार से हुआ है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन का निर्माण। संयुक्त व्यंजन का निर्माण। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको? छतरी वाले छ को। जो छतरी वाला छ है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो इसका निर्माण होता है किससे? आधा क। आधा करने के लिए हम क्या करते हैं? हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आधा क प्लस से, आधा क प्लस से। उसके बाद हमारा क्या है? त्रय। तो त्रय का उच्चारण किस प्रकार से होता है हमारा? त्रय का जो निर्माण है वो हमारा होता है किससे? आधा तय और रे से। और हमारा जो ज्ञ है, ज्ञ हमारा बनता है किससे? आधा जय प्लस इयाँ से, जय प्लस इयाँ से। और जो हमारा श्री है ये हमारा मिलके बनता है किससे? आधा से और रे से। तो ये हमारे क्या होते हैं? जो दीर्घ स्वर हैं इनके निर्माण होते हैं। अब आप देखेंगे क्या इसमें दो व्यंजन हैं? आपको दो व्यंजन दिख रहे होंगे। क्या इसमें एक स्वर है? आप कहेंगे हाँ है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों आपको नहीं दिख रहा है वो स्वर? क्योंकि जो हमारे ईश्वर हैं, यदि मैं इस स्वर के नीचे हलंत लगा दूंगा, यदि मैं जो हमारे क्या है स्वर है, इस स्वर के अंदर जो हमारा ये व्यंजन है, इस व्यंजन के अंदर क्या है? स्वर छुपा हुआ है। इस व्यंजन के अंदर स्वर छुपा हुआ है। यदि मुझे उस स्वर को बाहर निकालना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, तो मैं इस से के नीचे क्या हल चिन्ह का प्रयोग कर दूंगा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? फिर ए निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे मैं कर देता हूँ तो मेरा ये क्या होगा? आधा क और ये हमारा क्या है? से। अब इस से को भी मैं तोड़ दूं तो इस से के नीचे मैं हल चिन्ह का प्रयोग कर देता हूं और हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ए स्वर हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा ए क्या होगा? आधा तय हमारा पहले से ही है और रे हमारा पूरा था यहाँ पर, तो इसको मैं आधा कर देता हूँ और इससे भी मैं स्वर बाहर निकाल देता हूँ। इसी प्रकार में जय हमारा यहाँ पर आधा है और यहाँ हमारा यहाँ पूरा था, तो इसको भी मैं आधा करके इसमें से भी स्वर को बाहर निकाल देता हूँ। और यदि यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर से हमारा आधा पहले से ही था और रा हमारा क्या है? पूरा था, इसको मैं आधा कर देता हूँ तो हमारा क्या हो जाता है? व्यंजन
बाहर निकल आता है। तो क्या है, इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से भी दे सकता है और इस प्रकार से भी दे सकता है। तो ये क्या है, दोनों ही चीज़ें समान हैं। यहाँ पर हल चिन्ह नहीं था तो हमने क्या है, इसको स्वर सहित कर दिया था, और यहाँ पर हमने हल चिन्ह का प्रयोग कर दिया है तो ये हमारा क्या हो गया है, स्वर रहित हो गया, यानी कि हमने स्वर को बाहर निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको किस प्रकार से कन्फ्यूज करता है। यदि वो आपको ऐसा सिर्फ यानी कि जो छतरी वाला छः है, आपको बिना हल चिन्ह की छतरी वाला छः आपको दे दे और आपसे कहे कि इसका क्या है सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो क्या है आपको इस तरीके की क्या है कोई ऑप्शन देगा, आपको इस तरीके की कोई ऑप्शन देगा। और यदि वो आपसे कन्फ्यूज कैसे करता है कि आपको वो छतरी वाला छः देगा और वहाँ पर वो क्या कर देगा, हल चिन्ह के साथ छतरी वाला छः देगा, और उसके बाद आपसे पूछेगा क्या कि इसका सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। और आपको वो ऑप्शन किस प्रकार से दे सकता है, ऑप्शन वो आपको दे देगा क्या, पहला दे सकता है आपको के प्लस से, दूसरा आपको दे सकते हैं क्या के प्लस से, तीसरा ऑप्शन आपको दे सकता है क्या के प्लस से, और चौथा वो आपको ऑप्शन देगा वो किस तरीके से देगा, के प्लस से। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर आप एक बात गौर करेंगे कि हमारे छतरी वाला जो छः है इसमें उसने क्या कर दिया है, हल चिन्ह के साथ उसने पेपर में हमें दे दिया है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि यदि हल चिन्ह लग गया है किसी वर्ण में तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इसमें से स्वर को बाहर निकाल दिया गया है, इसमें से क्या कर दिया गया है, स्वर को बाहर निकाल दिया गया है। तो हम ऐसे ऑप्शन को क्या सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या होगा, स्वर नहीं होगा। तो आप इसमें देखेंगे क्या, ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो हमारा क्या है, कै पूरा है, और हमारा जो छतरी वाले छः का निर्माण होता था वो तो किससे होता था, आधे कैसे, तो ये तो हमारा पहले से ही गलत हो जाता है। इसमें यदि हम देखें तो ये हमारा क्या है, आधा कै, सही है बात। ये हमारा क्या है, से, ये हमारा क्या है, से, लेकिन ये हमारा छतरी वाले छः का वर्ण विच्छेद तो बिल्कुल सही है, लेकिन किस छतरी वाले छः का वर्ण विच्छेद सही है, यदि वो इस प्रकार से देता, यानी कि हल चिन्ह के बिना यदि वो देता कि इसका सही वर्ण विच्छेद क्या है, तो हम उसको उस कंडीशन में इस ऑप्शन को क्या है सही करते। लेकिन उसने पूछा क्या है कि हमारा हल चिन्ह पहले से ही लगा दिया है, उसने स्वर को पहले से ही निकाल के रखा है, तो इसमें तो हमारा स्वर है पहले से ही, क्योंकि इस से के नीचे यदि हल चिन्ह होता तो हम इसको सही मान लेते। इसमें तो हमारा स्वर है, तो इसको क्या है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और इसमें तो हमारा क्या है, इसमें भी हमारा के हमारा क्या है, पूरा है। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है इसमें क्या है, के तो हमारा आधा रहता ही है इसमें, और जो से है, से में से भी स्वर को बाहर निकाल दिया गया है, यानी कि जो हमारा छतरी वाला वर्ण है उसमें से, उस पूरे वर्ण में से क्या है, स्वर को बाहर निकाल दिया गया है। तो उस कंडीशन में हमारा ए ऑप्शन सही था। तो इस प्रकार से वो आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूज करता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और यही कंडीशन वो क्या है, सारे वर्णों के साथ दे सकता है, यही कंडीशन सेम कंडीशन वो सारे वर्णों के साथ दे सकता है। और इसके साथ वो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या कि हिंदी वर्णमाला में वह कौन सा वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में वह कौन सा वर्ण है जिसमें री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता, जिसमें री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। किस री की, इस री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। हिंदी वर्णमाला में वह कौन सा वर्ण है जिसमें री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। तो आप देखेंगे कि वो हमारा वर्ड है कौन सा, रा। रा में आपने कभी देखा है इस प्रकार से री की मात्रा लगी, देखिए री की मात्रा इसी प्रकार से होती है ना। तो आपने देखा है कि इस प्रकार से क्या री की मात्रा रा में आपने कभी कहीं भी नहीं देखी होगी, लेकिन आपने देखा होगा क्या पृथ्वी इस प्रकार से लिखा होता है। हम लोग बोल देते हैं कभी कभी कि जो पा है, जो हम पृथ्वी लिखते हैं तो पा में रा की मात्रा लगती है, तो ये क्या होती है, ये रा की मात्रा नहीं होती है, ये रा की मात्रा नहीं, ये री की मात्रा होती है। किसकी, री की मात्रा होती है। रा की मात्रा कैसे हो सकती है, रा तो एक क्या है, व्यंजन है, और मात्राएं किसकी होती हैं, स्वर की होती हैं। तो रा की मात्रा कैसे हो सकती है, हम कैसे बोल सकते हैं कि रा की मात्रा है। तो रा की मात्रा कभी नहीं हो सकती है, व्यंजन की कभी भी मात्रा नहीं होती है, मात्रा किसकी होती है, स्वरों की होती है। तो क्या है, ये जो मात्रा होती है हमारी किसकी होती है, री की। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हमने बात की क्या कि हिंदी वर्णमाला में ऐसा वर्ण कौन सा है, रा है, जिसमें री की मात्रा का प्रयोग क्यों नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है इसका प्रयोग, आप देखेंगे कि यदि मैं इस रा में री की मात्रा लगा दूं तो आप इसका उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, इसका उच्चारण संभव ही नहीं। आप कैसे करेंगे इसका उच्चारण, री री,
यानी कि दोनों का जो उच्चारण होता है रा का और री का वो लगभग समान होता है, इसलिए इसके साथ इस री का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उच्चारण संभव ही नहीं होगा। तो इसलिए इसके साथ इसकी मात्रा को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आप देखेंगे कैसे, जैसे हम देखते हैं क्या कि श्रृंगार लिखा होता है, क्या लिखा होता है, श्रृंगार। तो यदि मैं श्रृंगार को इस तरीके से लिख दूँ श्रृंगार, तो क्या ये हमारा सही होगा? ये हमारा श्रृंगार बिल्कुल गलत है। सही हमारा श्रृंगार क्या होगा? सही हमारा श्रृंगार किस प्रकार से लिखा जाएगा? श्रृंगार यानी कि जो सा में हमारा रे व्यंजन था, क्या था, रे, यानी जो ये यहाँ पर लगा था, ये जो हमारा रा का पदेन रूप लगा था, ये क्या होता है, रा का पदेन रूप। आगे में हम आपको रा के पदेन रूप यानी रा के जितने रूप होते हैं उन सब के बारे में ही बताएंगे। तो ये क्या होता है, रा का पदेन रूप। तो रा के जो पदेन रूप में रा, इस री में क्या है, मात्रा, इसमें श्रेय में मात्रा लगी थी रा की, तो इस वजह से यहाँ पर हमने क्या है, जब श्रृंगार लिखने में हमारी री की मात्रा आती है तो हमारा क्या होता है, फिर रा की जो यहाँ पर जो रा हमारा व्यंजन था उसको क्या कर देते हैं, हटा दिया जाता है। तो सही हमारा श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन यदि आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर श्रृंगार इस तरीके से लिखा आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो गूगल का जो कीबोर्ड है उसमें भी अभी इस चीज़ को क्या इनपुट नहीं किया गया है। तो आप देखेंगे कि श्रृंगार कभी भी इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, श्रृंगार हमेशा इसी तरीके से लिखा जाएगा। और ऐसा हमारा एक और वर्ण आता है जिसमें हमारा रे पदेन रूप में होता है, वो हमारा कौन सा आता है, त्रय। कौन सा आता है, त्रय। इसमें भी क्या है, इस प्रकार से कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। जब इसमें से ए हटा देंगे तब क्या होगा, हमारा मात्रा का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर रा व्यंजन था। क्या था हमारा, रा व्यंजन, इसलिए यहाँ पर रा की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चला कि हिंदी वर्णमाला में री की मात्रा का प्रयोग किस किस के साथ नहीं हो सकता। एक तो हमारा रा के साथ री की मात्रा का प्रयोग नहीं हो सकता, और दूसरा हमारा किसके साथ नहीं हो सकता, रा के संयोग से बने वर्णों के साथ। तो रा के संयोग से हमारे कौन कौन से वर्ण बनते हैं, एक तो हमारा श्रेय बनता है और दूसरा हमारा क्या बनता है, त्रय बनता है। आपने यहाँ पर देखा जो हमारा श्रेय है किससे बनता है, शय प्लस रे से, और जो हमारा त्रय है वो किससे बनता है, तय प्लस रे से। तो हिंदी वर्णमाला में ये तीन ही वर्ण हैं जिसमें क्या है, री की मात्रा का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। एक तो रा है और रा के संयोग से बने वर्ण हैं। तो ये हमारे क्या थे, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन के बारे में हम लोगों ने डिटेल चर्चा कर ली है। इतनी चीज़ों में से आप क्या है, कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। अब जो हमारे व्यंजन हैं, 4 व्यंजन हम लोग पढ़ चुके हैं, और अगले जो हमारे व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। यानी कि नंबर 5 आप लिखेंगे क्या, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या आप लिखेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन की यदि आप परिभाषा लिखना चाहें तो मैं आपको उत्क्षिप्त व्यंजन डिटेल से भी पढ़ा दूंगा। तो हम इसी वीडियो में क्या उत्क्षिप्त व्यंजन को कवर कर लेते हैं। तो आप उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या है, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे क्या, कि जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। बेवर्ण जिनका उच्चारण करने पर क्या है, जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर क्या हो, झटके के साथ नीचे को आए, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और टा वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त वर्ग भी कहा जाता है। किसको, टा वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग भी कहा जाता है। अब टा वर्ग हमारा कौन सा होता है, ए वाला। कौन सा होता है, ए वाला, क्योंकि जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो हमारे कौन कौन से होते हैं, ये हमारा इस डे के साथ नीचे बिंदी लग जाती है और इस ढह के साथ नीचे बिंदी लग जाती है। ये चीज़ मैंने आपको पहली क्लास में यानी कि पहली वीडियो में भी बताई थी कि उत्क्षिप्त वाला जो बिंदु होता है, और इस बिंदु को हम क्या क्या नाम देते हैं, ताड़न जात, और साथ ही साथ हम इसे क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कह सकते हैं हम इसे, और इसे हम क्या कहते हैं, और साथ ही साथ उत्क्षिप्त व्यंजन और फेंके हुए व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। आप सबसे पहले इसके आगे यहीं पर आप नोट कर सकते हैं क्या, कि टा वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टा वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग भी कहा जाता है। और उसमें आप इन व्यंजनों के नाम भी लिख सकते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये हमारे किस में आते हैं, उत्क्षिप्त वर्ग में आते हैं। अब आप देखेंगे क्या कि जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, इसके बाद आप इसमें डालेंगे क्या, अन्य नाम। इसके आपको अन्य नाम किस प्रकार से वह पूछ सकता है, तो उसमें आप इसके अन्य नाम में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या,
विकसित व्यंजन, क्या आप लिखेंगे विकसित व्यंजन, और दूसरा आप लिखेंगे क्या द्विगुण व्यंजन, और तीसरा आप लिखेंगे क्या ताड़नजात व्यंजन, और चौथा आप क्या लिखेंगे फेंके हुए व्यंजन। फेंके हुए व्यंजन, फेंके हुए व्यंजन ने क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्क्षिप्त का अर्थ होता है क्या? फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। यानी कि जब आप इसका उच्चारण करते हैं ढ ढ, तो यानी कि मुंह से एकाएक क्या होती है, जीभ बाहर निकलती है। ऐसे लगता है जैसे कोई वर्ण बाहर यानी कि झटके के साथ निकल रहा हो, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फेंके हुए व्यंजन भी कहा जाता है। अब आप इसमें एक और पॉइंट क्या लिखेंगे कि इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता। इन्हें कभी स्वर रहित नहीं किया जा सकता। इन्हें कभी स्वर रहित नहीं किया जा सकता। क्यों इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता? तो इस बात को आप समझेंगे कि जैसे ये हमारा क्या लिखा है डे, इसके नीचे हमारा क्या लग जाता है? उत्क्षिप्त वाला बिंदु, तो ये हमारा क्या हो जाता है फिर? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या हो जाता है हमारा? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब यदि मैं इस ढ को, इस उत्क्षिप्त वाले ढ को आधा करना चाहूँ, इस उत्क्षिप्त वाले ढ को स्वर रहित करना चाहूँ, तो स्वर रहित करने के लिए हमने क्या नियम पढ़ा है कि हम उसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या मैं इसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग कर दूँ? यदि मैं इस चिन्ह के नीचे क्या कर दूंगा? हल चिन्ह का प्रयोग कर दूंगा, तो हम अपनी देवनागरी लिपि के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे यहाँ, क्योंकि हमारी देवनागरी लिपि के अनुसार यह कहा गया है कि हिंदी भाषा में कभी भी एक साथ दो मात्राओं या दो चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। एक साथ दो मात्राओं या दो चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस बिंदी के साथ यहाँ इस हल चिन्ह को हम नहीं लगा पाते हैं, इसलिए इनको स्वर रहित नहीं कर सकते। अब कुछ लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं कि इस जो हमारा ण होता है, इक्का वर्ग का पंचमाक्षर, इक्का वर्ग का कौन सा? पंचमाक्षर। तो जो ण होता है, इस ण में तो क्या है, इस हल चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो बिंदी होती है वो कहाँ होती है? बीच में, और यहाँ पर कहाँ होती है? नीचे। और हल चिन्ह कहाँ पर लगता है? नीचे। और यहाँ पर कहाँ लगना है? नीचे। और यहाँ पर बिंदी कहाँ पर है? बीच में। तो यहाँ पर हल चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषा में कभी भी एक साथ यानी कि एक ही जगह पर दो चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। तो ये चीज़ आप समझे कि इनको स्वर रहित क्यों नहीं किया जा सकता। और इसके बाद आप इसके बारे में क्या है, अगला पॉइंट लिखेंगे क्या उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में, क्या कि उत्क्षिप्त व्यंजन, आप अगला पॉइंट लिखेंगे क्या उत्क्षिप्त व्यंजन, और कोष्टक में क्या लिखेंगे आप? इस ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं की जा सकती। उत्क्षिप्त व्यंजन से किसी शब्द की शुरुआत नहीं की जा सकती। उत्क्षिप्त व्यंजन से किसी शब्द की शुरुआत नहीं की जा सकती। और उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे क्या कि ड और ढ से किसी शब्द की शुरुआत की जा सकती है। किसकी? ड और ढ, यानी कि जो हमारा सादा वाला ड और ढ होगा बिना उत्क्षिप्त बिंदी वाला, यानी कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि ड और ढ से किसी शब्द की शुरुआत की जा सकती है। ड और ढ से किसी शब्द की शुरुआत की जा सकती है। जैसे मैं आपको लिखूँ क्या डलिया, मैंने क्या लिखा? डलिया। और मैं लिखूँ क्या? ढक्कन। क्या लिखूँ? ढक्कन। तो यहाँ हमें पता चलता है क्या कि ड और ढ से तो हम किसी शब्द की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इस उत्क्षिप्त वाले ड और ढ से किसी शब्द की शुरुआत नहीं कर सकते। और आप अगला पॉइंट क्या लिखेंगे उसी में कि ड और ढ जो हमारे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि ड और ढ किसी शब्द के मध्य में और अंत में भी आ सकते हैं। ड और ढ किसी शब्द के मध्य में और अंत में भी आ सकते हैं, जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। यानी कि जिस कंडीशन में ये हमारा ड और ढ किसी शब्द के मध्य में या फिर अंत में आएगा, उसके लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। और वो शर्तें कौन कौन सी हैं, तो हम इनके प्रयोग के बारे में शर्तें जान लेते हैं कि इनका प्रयोग किस कंडीशन में होगा। तो इनके बारे में हम अपने आप ही समझ जाएंगे कि जिस कंडीशन में हमारा ए प्रयोग होगा, उसके अलावा जो भी कंडीशन बनेगी वहाँ पर हमारा कौन सा प्रयोग होगा? ए बिंदी वाला प्रयोग होगा। तो उन चार शर्तों को हम जान लेते हैं कि वो चार शर्तें हमारी कौन कौन सी होती हैं। पहली शर्त आप ध्यान देंगे कि यदि कोई अंग्रेजी वर्ण हो, क्या हो? कोई अंग्रेजी वर्ण हो, कोई अंग्रेजी वर्ण हो, तब भी हमारा किसका प्रयोग होगा? इस ड और इस ढ का। जैसे मैं लिखता हूँ क्या? रोड। क्या लिखा मैंने? रोड। दूसरा मैं शब्द लिखता हूँ क्या? बोर्ड। तो आप देखेंगे ये क्या है? अंग्रेजी वर्ण है। ये क्या है? हमारे अंग्रेजी वर्ण। तो जब कोई अंग्रेजी वर्ण होगा और उसमें हमारा ड या फिर ढ होगा, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इन वर्णों का प्रयोग करेंगे, ना कि इस बिंदी वाले ड और ढ का प्रयोग करेंगे।
और दूसरा जो हमारा नियम होगा वो हमारा कौन से होगा, जब कोई द्वैत व्यंजन हो। कौन सा हो, द्वैत व्यंजन। क्या हो, द्वैत व्यंजन हो। द्वैत व्यंजन मतलब जब लगातार इन शब्दों की आवृत्ति हो। जैसे मैं लिखता हूँ क्या, मैंने लिखा क्या, उड्डयन। क्या लिखा मैंने, उड्डयन। मैंने उड्डयन लिखा, यहाँ पर क्या है, द्वैत व्यंजन है, यानी कि जब भी लगातार दो बार शब्द आते हैं ये डे और ढे, तब हमारा किसका प्रयोग होगा, इस डे और ढे का प्रयोग होगा, ना कि इस बिंदी का प्रयोग होगा। तो उस कंडीशन में भी हम क्या, बिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जब द्वैत व्यंजन होगा। द्वैत व्यंजन सिर्फ जब डे और ढे होगा। आप ऐसा मत देखने लगना कि यहाँ पर लिखा है क्या, मक्का, तो आप यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ पर भी द्वैत व्यंजन है। तो यहाँ पर नियम किसके लिए, सिर्फ डे और ढे के लिए। तो जब डे और ढे द्वैत व्यंजन होंगे, यानी दो बार लगातार आएंगे, तो उस कंडीशन में भी हमारा किसका, इस वाले डे और ढे का प्रयोग होगा। तीसरी जो हमारी शर्त है वो कौन सी शर्त है, जब कोई उपसर्ग हो। क्या हो, उपसर्ग हो। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि जब किसी शब्द के मतलब ऐसा वर्ण जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका क्या है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे मैं लिखता हूँ क्या, रोजगार। जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पर, रोजगार। यदि मैं इस रोजगार के आगे बे लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, बे, तो ये हमारा क्या बन जाता है, बेरोजगार। यानी कि ये हमारा जो बे है ये हमारा क्या है, उपसर्ग। यानी कि इस बे ने इस रोजगार के आगे लगकर इसके अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया, यानी कि रोजगार से सीधा उल्टा क्या कर दिया, बेरोजगार कर दिया। इसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे क्या, एक शब्द आता है निडर। क्या आता है, निडर। यानी कि हमारे डर का उल्टा होता है निडर, यानी कि इस डर में जो हमारा नी लग गया तो हमारा क्या हो गया, निडर। यानी कि डरने वाले व्यक्ति को इसने क्या बना दिया, जो नहीं डरता है, निडर। तो जब भी कोई उपसर्ग लगा हो तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, इस बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। और जो चौथी हमारी शर्त है वो हमारी कौन सी शर्त है, कि डे और ढे से, डे और ढे से पहले या बाद में अनुस्वार। यानी कि जो ये हमारी ऊपर वाली बिंदी होती है, अनुस्वार आए। क्या आए, अनुस्वार आए, तब भी हमारा किसका प्रयोग होगा, इस डे और ढे का होगा। जैसे इसके लिए आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ क्या, मैंने लिखा क्या, दंड। मैंने क्या लिखा, दंड। तो अब देखें क्या है, जो हमारा डे है इसके पहले क्या आया है, ये अनुस्वार वाली बिंदी आई है, दंड, अनुस्वार वाली बिंदी आई है। तो जब भी इसके आगे या फिर इसके बाद में ये अनुस्वार वाली बिंदी आएगी, तब भी हमारा किसका प्रयोग होगा, इस डे का प्रयोग होगा, ना कि इस बिंदी का प्रयोग होता है। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ क्या, आडंबर। क्या लिखा मैंने, आडंबर। तो क्या है, आडम, यानी कि बिंदी इसके बाद आई, डे के बाद आई। तो जब भी इसके पहले या बाद में ये बिंदी आती है तब हम क्या करते हैं, आप ऐसा मत देखने लगना कि यहाँ पर ये बिंदी आ जाए, कि यहाँ पर ऐसा लिखा यदि कोई आ जाए क्या, आडंबर, यानी कि आडंबर, यानी कि ऐसा कोई मतलब शब्द लिखा आ जाए कि जिसके क्या एक वर्ण छोड़कर क्या उसमें यदि क्या है ये बिंदी आती है, तब तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी किसकी होती है, उत्क्षिप्त व्यंजन की, कि उत्क्षिप्त व्यंजन में किन कंडीशन में हमें क्या है इसका प्रयोग करना है। मैंने इसकी बात की है कि सिर्फ जो ये चार कंडीशन है, इन्हीं कंडीशन में हमारा क्या होगा, इस डे और ढे का प्रयोग होगा, जिसमें बिंदी नहीं होगी। और यदि इन चार नियमों के अलावा आपको कोई भी वर्ण दिखता है, कोई भी शब्द दिखता है, आप वहाँ पर इस बिंदी का प्रयोग आंख बंद करके कर सकते हैं। जैसे मैं कोई शब्द यहाँ पर लिखता हूँ क्या, ककड़ी। मैंने क्या लिखा, ककड़ी। तो क्या मैं इस डी में क्या है, बिंदी लगा सकता हूँ, इस डी में बिंदी लगा सकता हूँ। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले हम क्या है, नियम देखेंगे। तो ये तो ना हमारा अंग्रेजी वर्ण तो नहीं है हमारा अंग्रेजी वर्ण। इसमें कोई द्वैत व्यंजन है, जी हाँ, द्वैत व्यंजन तो इसमें है, के है। लेकिन क्या है, नियम किसके लिए है, हमारा डे और ढे के लिए। यदि इसमें दो बार डे आता, कहीं पर दो बार डे आता लगातार, तो उस कंडीशन में हम क्या करते, फिर उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हमारा द्वैत व्यंजन भी नहीं है। इसमें कोई उपसर्ग जुड़ा है, उपसर्ग भी हमारा नहीं जुड़ा है। इस डे के पहले या बाद में कोई अनुस्वार वाली बिंदी आई है, नहीं आई है। तो यहाँ पर हम क्या कर, जब हमारे चारों नियम में से कोई भी नियम नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम बिंदी आंख बंद करके लगा सकते हैं।
तो अब हमें ये इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता चल चुका है कि इस बिंदी का प्रयोग हमें कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो ये थी हमारी किसकी बात दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन की, यानी कि हमारे 39 जो व्यंजन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। व्यंजन के प्रकार में हम लोगों ने 39 व्यंजन क्या है कंप्लीट कर लिए हैं। और स्पर्श व्यंजन में आप देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन का जो चा वर्ग है, जो चा वर्ग है, इसके प्रथम 4 शब्द, इसके प्रथम 4 वर्ण जो हमारा च, छ, जे और झे, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्या, स्पर्श, इन्हें हम कहते हैं क्या, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये हमारे क्या है, ऊष्म संघर्षी, लेकिन ये हमारे क्या है, स्पर्श संघर्षी। और इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कौन कौन से हमारे होते हैं, चा, छ, जा और झा। ये हमारे किस में आते हैं, स्पर्श संघर्षी। किस में आते हैं, स्पर्श संघर्षी में। तो आप यदि इस स्पर्श संघर्षी में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, आप लिखेंगे क्या इसमें कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में वायु मुख में स्पर्श करने के साथ साथ, वायु मुख में स्पर्श करने के साथ साथ घर्षण भी करे। क्या है, वायु मुख में स्पर्श करने के साथ साथ घर्षण भी करे, उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हम इस च, छ, जे और झे का उच्चारण करते हैं तो वायु जो होगी हमारी वो मुख के किसी न किसी स्थान को स्पर्श तो करेगी ही करेगी, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेगी, घर्षण भी उसमें कहीं न जिस स्थान पर वो टच करेगी तो वहाँ घर्षण भी पैदा करेगी। जैसे आप उच्चारण करके देखें क्या, चा, छा, जा, झा, इया। तो जब इया आता है तो क्या है, थोड़ा मतलब थोड़ा सॉफ्ट जैसी हमारी आवाज़ निकलती है। लेकिन जब चा, छा, जा, झा इनकी जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी हवा थोड़ी घर्षण करके निकलती है हमारे मुंह से। चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया। यानी कि जब इया वर्ण आता है तो क्या होता है, हमारी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सॉफ्ट है, यानी कि हमारे यहाँ पे कोई घर्षण नहीं होता है। लेकिन जब हम इन प्रथम 4 वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी क्या होती है, हवा जो होती है वो मुख के उस स्थान पर घर्षण करती है जहाँ पर वायु स्पर्श होती है। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये हमारे क्या होते हैं, ऊष्म संघर्षी, ये 4, और ये हमारे क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी। तो इसको आप क्या है, उसी इन 39 वर्णों की यानी उत्क्षिप्त व्यंजन की जो हेडिंग थी उसके नीचे आप इसको लिख सकते हैं और स्पर्श व्यंजन करके आप उसमें लिख सकते हैं। अब आप इसके साथ एक चीज़ और देखेंगे कि जो हमारा चा वर्ग का ये झ वर्ण है, जो हमारा ये झ वर्ण है, ये आपने पहले इस प्रकार से भी क्या है कहीं लिखा देखा होगा। यानी कि पहले इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। यदि आपको ये आ जाता है कि ये मतलब दिया हुआ वर्ण किस वर्ग का क्या है, प्राचीन वर्ण है, दिया हुआ वर्ण किस वर्ग के कौन से अक्षर का प्राचीन वर्ण है, तो ये हमारा किसका है, झ का। यानी कि चा वर्ग का हमारा कौन सा, चतुर्थ वर्ण, चा वर्ग का कौन सा है, चतुर्थ वर्ण का ये क्या है, नवीन रूप है। ये हमारा क्या है, प्राचीन रूप। इस झा को पहले इस प्रकार से लिखा जाता था और अब इस झा को क्या है, इसने हमारी देवनागरी लिपि की शर्तों को पूरा नहीं कर पाया, तो फिर इसको इस प्रकार के मतलब बदल कर और इसको इस प्रकार से लिख दिया गया। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में और उसमें हम लोग जानेंगे क्या कि स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन सा है, कौन से हमारे स्वर किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, थैंक यू।